सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ के, ठीक है, जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से जो मैथ का मॉडल सेट निकाला गया है, मॉडल सेट नंबर 2 का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन का कुल 40 प्रश्न है। तो कुल 40 प्रश्नों का 40 प्रश्नों का हल इस वीडियो में करेंगे और आसानी से एक एक प्रश्न को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक नंबर प्रश्न है कि 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 120 को यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 120 को कितना होगा, यहाँ पर 2 बार चलाएंगे तो 60 होगा, फिर 2 बार चलाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा 30 होगा, फिर 2 बार चलाएंगे तो कितना होगा 15 होगा, फिर 3 से चलाएंगे 3 बचे 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 × 2 होगा 3 × 5, ठीक है। यानी 2 × 2 × 3 × 5, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न जैसे कि 2 नंबर है कि 26 और 91 का एचसीएफ कितना है। तो सबसे पहले 26 को कीजिए तो कितना होगा, यहाँ पर 2 × 13 × 1 होगा। उसके बाद 91 को कीजिएगा तो कितना होगा 7 × 13 × 1। तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन में आता है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन में आता है। जैसे 13 दोनों में कॉमन है तो 13 गुना, उसके बाद 1 दोनों में कॉमन है तो गुना 1, यानी 13 × 1 यानी एचसीएफ बराबर 13। तो एचसीएफ 13 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 3 नंबर प्रश्न है कि 3 + 2 √5 कैसी संख्या है। तो √5 के क्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a = bq + r में b क्या है। तो जैसे कि आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है, प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पर बोला है b, तो b देखिए b कहाँ पर आएगा, यहाँ पर भाजक के पास, यानी b क्या है, एक भाजक है, भाजक यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि y = px का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है। तो देखिए x कितना बार, x अक्ष में जो वक्र दिया गया है यहाँ पर कितना बार काट रहा है, देखिए यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी यहाँ पर 1 2 3 4, यानी px के शून्यों की संख्या हो जाएगी 4 4, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, तो इसके शून्यकों का योग क्या होगा, ठीक है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग बोला गया है, तो शून्यकों का योग होता है -b/a होता है, -b/a, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगर गुणनफल पूछता तो c/a हो जाता, तो लेकिन यहाँ पर योग पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम होगी, ठीक है। जैसे एक द्विघात समीकरण हम लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर x² और -15 है, ठीक है। इसको अगर हल करेंगे तो x² -√15 का होल स्क्वायर होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा x + √15 × x - √15 हो जाएगा, यानी x का कितना मान आएगा +√15 -√15, यानी द्विघात समीकरण में बहुपद के शून्यों की संख्या अधिकतम मतलब 2, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है। 8 नंबर है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट c1 c2 हो, तो निम्न में से कौन सा कथन जो सही होगा, ठीक है। इस तरह की स्थिति 3 तरह की आती है, तीनों तरह को समझ लेते हैं। अगर a1/a2 इज नॉट b1/b2 हो जाए तब होता है अद्वितीय हल। क्या होता है अद्वितीय हल। अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। और अगर a1/a2 = b1/b2 और इज नॉट c1/c2 होता है तो कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ काट रहा है लास्ट में, यानी c1 यहाँ पर ये वाला काटा है, यानी तीसरी स्थिति, यानी यहाँ पर इसका हो जाएगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 9 नंबर है कि x + 2y = 3 और 2x + 2y = 6 के हल होंगे, ठीक है। बोला गया कि कितने हल होंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर x और y का मान निकालेंगे तो x का 1 मान निकलेगा और y का मतलब 1 मान निकलेगा, ठीक है। यानी मतलब यहाँ पर समझते इसको
जो इसको हम हल करेंगे तो x का मान निकल जाएगा इसमें 3 और y का मान निकल जाएगा 0। तो मान तो एक ही निकल रहा है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर कि समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान होगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले एक साइड कर दिए, जैसे कि x + 2y यहाँ पर +3 है तो इधर -3 हो जाएगा, बराबर 0 होगा। और इधर जो 5x + ky और इधर +15 है तो इधर -15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तब a1 इसको यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर a1 कितना हो जाएगा, a1 यहाँ पर 1 हो जाएगा, b1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और c1 इधर -3 हो जाएगा तो c1 यहाँ पर -3 हो जाएगा, ठीक है। a2 कितना होगा, a2 यहाँ पर 5 होगा, b2 यहाँ पर k हो जाएगा, b2 यहाँ पर k होगा, और c2 यहाँ पर -15 होगा, ठीक है। और अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर क्या होता है, सब बराबर होता है। तो a1 डिवाइड a2 बराबर b1 डिवाइड b2 कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a1 कितना है, a1 यहाँ पर 1 है, डिवाइड b1 कितना है 2, बराबर b1 कितना है, यहाँ पर b1 है 2, डिवाइड यहाँ पर b2 कितना है k, ठीक है। b2 कितना है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन a2 यहाँ पर 5 है, ठीक है, यहाँ पर 5 होगा। तो k बराबर कितना होगा, ऊपर नीचे गुना होता है 5 × 10, 5 × 10 यानी 10 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, जैसे कि 11 नंबर है। 11वां प्रश्न है कि निम्नों में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो जिसमें x² होगा वो द्विघात समीकरण होगा, जिसमें x² नहीं होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ये आप समझते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर ए है x² - 2² + 1 बराबर 2x + 3। तो इसको हल करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर यानी x² आएगा, तो यानी ये द्विघात समीकरण है, लेकिन पूछा गया नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर x × 2x, यहाँ पर 2x² हो जाएगा, और इधर भी x², तो इधर भी x² हो जाएगा, ठीक है। तो 2x² इधर -x² करेंगे तो ये भी x² में आ जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण में होगा। ऑप्शन सी देखिए x + 1 का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर यानी a² होगा, x² इसमें भी आएगा। ऑप्शन डी देखिए यहाँ पर, ऑप्शन डी क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर यानी x² है, और इधर x - 2 इंटू यहाँ पर इंटू x + 2 है, ठीक है। तो इसको जैसे कि इधर x² है, यहाँ पर x × x गुना करेंगे तो इधर भी x² आ जाएगा, तो x² कट जाएगा, यहाँ पर x² नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो। तो अगर मूल वास्तविक एवं समान होते तो d बराबर क्या होता है, d बराबर 0 होता है, 0 यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के विभक्तर का मान क्या होगा, ठीक है, यानी डी निकालने बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर a बराबर कितना है 3 है, b बराबर यहाँ पर कितना है -5 है, c बराबर 2 है, तो d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। तो b² यानी -5² -4 × a कितना है यहाँ पर 3 × c है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितना होगा, जैसे यहाँ पर बनाते इसको 5 × 5 = 25 -4 × 3 = 12 12 × 24 यानी 25 में 24 जाएगा यानी 1, यानी डी का मान निकल जाएगा 1 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 14 नंबर है कि निम्न में से कौन द्विघात सूत्र होता है। जैसे कि हम लोग x निकालते हैं तो x बराबर क्या होता है, b ± √d डिवाइड 2a, ठीक है। तो देखिए कौन वाला -b ± √d डिवाइड 2a यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है 15 नंबर है कि AP 3 1 -1 -3 के लिए क्रमशः प्रथम पद और सार्वअंतर लिखिए, ठीक है। तो प्रथम पद जो पहले रहता है यानी a बराबर 3 हो जाएगा, और सार्वअंतर बाद वाला कितना है 1 माइनस पहले वाला 1 - 3 यानी -2 यानी 3 और -2 3 - 2 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखते हैं 16 नंबर प्रश्न है कि AP -3 -1/2 का 11वां पद क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर यहाँ पर -3 होगा, d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर -1/2 माइनस पहले वाला कितना है -3, ठीक है। तो यहाँ पर -1/2 -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर डिवाइड 2, यहाँ पर
-1 3 में 6 यानी 6 माइनस 1 यानी 5/2 यानी डी निकल गया 5/2। तो A11 पद निकालने बोला है तो A11 बराबर कितना होगा A प्लस 10D तो A यहाँ पर कितना है -3 10 इंटू डी कितना है 5/2 तो 2 5 10 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -3 प्लस 5 5 25 तो 25 में 3 जाएगा यानी 22 होगा 11वां पद यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है। तो n धन पूर्णांक का योगफल क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड 2 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है कि आकृति में यदि ABC समरूप त्रिभुज PQR है तो जिसमें प्रयुक्त समरूप कोशिका क्या है। देखिए यहाँ पर कोण A और कोण P मिल रहा है यानी एंगल मिल रहा है, फिर यहाँ पर कोण B और कोण Q मिल रहा है, फिर एंगल मिल रहा है, फिर कोण C और कोण R मिल रहा है यानी एंगल मिल रहा है। तो क्या होगा एंगल C यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हो 19 नंबर यहाँ पर है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर CD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर करते हैं तो AB बराबर 2CD हो तो AOB तथा COD के क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। ठीक है, जैसे कि एक समलंब चतुर्भुज इस तरह का है, एक समलंब चतुर्भुज इस तरह का है। यहाँ पर क्या है ABCD और CD और विकर्ण कितना है यहाँ पर O है तो निकालने बोला है कि AOB यहाँ पर AOB। ठीक है, AOB और COD का क्षेत्रफल तो AOB का क्षेत्रफल क्या होगा AB² डिवाइड COD का क्षेत्रफल होगा CD²। तो AB बराबर 2CD दिया है तो 2CD का होल स्क्वायर डिवाइड CD²। ठीक है, तो 2CD² यानी 4CD² डिवाइड CD² तो CD² कट जाएगा, बचेगा 4/1 यानी 4:1 यानी 4:1 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न पर देखते हैं। 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AC 25 सेंटीमीटर और BC 24 सेंटीमीटर तो B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज दिया गया है, इस तरह का एक त्रिभुज है यहाँ पर बड़ा करके को छापते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, यहाँ पर छापते हैं, यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले रहे एक त्रिभुज ABC दिया गया ABC। ठीक है, उसके बाद दिया गया AB 7 सेंटीमीटर, BC यहाँ पर दिया गया 24 सेंटीमीटर, AC दिया गया यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सबसे बड़ी भुजा कितना है यहाँ पर 25 है तो 25 यानी AC² बराबर उसके बाद ये क्या है AB तो AB² प्लस BC ये है क्या BC² तो यहाँ पर AC देखिए कितना है AC यहाँ पर 25 है तो 25² बराबर AB कितना है 7² प्लस BC कितना है 24²। ठीक है, तो यहाँ पर 25 कितना होगा 6 से 25 होगा, 7 7 49, 24 576 होगा और इधर 625 49 और 576 को जोड़ेंगे तो 625 दोनों बराबर आ रहा है। तो जब बराबर आ रहा है तो ये कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, समकोण होता है। ठीक है, तो B का मान कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर 21 नंबर है कि y अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी क्या होगा। तो देखिए ये प्रश्न शायद अधूरा दिया गया है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर फिलहाल नहीं दे रही है। ठीक से इसको देखेंगे कि क्या है इसका पूरा प्रश्न क्या है, उसके बाद इसको देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर है कि बिंदु -10 6 और 6 -10 को मिलाने में रेखा के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक रेखा दिया गया है, 2 बिंदु है, यहाँ पर है एक -10 6 और एक बिंदु दिया गया यहाँ पर 6 -10। तो जब बीच की बिंदु को निकालने बोलता है तो क्या होता है -10 पहले वाला को जोड़ दीजिए -10 प्लस 6 डिवाइड 2 होता है, फिर पहले वाला को जोड़ दीजिए 6 फिर प्लस यहाँ पर -10 डिवाइड 2 तो यहाँ पर 10 -2 प्लस 6 यानी -4/2 और यहाँ पर अभी 6 -2 यानी -4/2 तो यहाँ पर 2 2 में 4 यहाँ पर 2 2 में 4 यानी -2 और -2 तो इसका मान कितना निकल जाएगा -2 यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर है। 23 नंबर प्रश्न है कि tan 30 डिग्री डिवाइड 1 में tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है डिवाइड 1 - tan स्क्वायर 30 यानी tan 30 डिग्री 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे करेंगे कितना होगा यहाँ पर 1/√3 डिवाइड 1 - 1
स्क्वायर यानी 1√3 स्क्वायर यानी 3, ठीक है। इसको आगे करेंगे कितना होगा 1/√3, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसके एलसीएम लेंगे तो 3, यहाँ पर 3 - 1 तो हो जाएगा 1/√3, यहाँ पर 2/3, ठीक है। इसको आगे करेंगे तो होगा 1/√3 इंटू 3/2, तो यहाँ पर √3 कट जाएगा, बचेगा कितना √3 यानी √3/2, और √3/2 किसका मान होता है, यहाँ पर आया कितना √3/2, √3/2 किसका मान होता है sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर है कि cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर cosec जो दिया गया है तो cosec को यहाँ पर 90 माइनस 59 कर सकते हैं तो 31 ही आएगा, माइनस दिया गया sec 59, ठीक है। तो sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा यानी sec 59 माइनस sec 59, तो sec 59 माइनस sec 59 यानी 0 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि sin a बराबर 3/5 है तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब sin a बराबर कितना दिया गया 3/5 और sin थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है p/h होता है। b निकालेंगे तो क्या होगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 25 माइनस 3 देखो 9, 25 माइनस 9 क्या होगा 16 यानी 4, b और 4 आएगा। निकालने बोला गया cos a क्या होता है फॉर्मूला b/h, b कितना लगे 4 और h कितना लगे 5 यानी 4/5 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर है। 26 नंबर प्रश्न है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। जैसे धरती पर एक मीनार खड़ा हुआ है, मान लेते हैं कि मीनार खड़ा हुआ है, ठीक है। इसके 15 मीटर दूरी पर यहाँ पर मीनार का जो शिखर है वो उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पर निकालने बोला गया है मीनार की ऊंचाई यानी ये वाला मान लेते हैं कि ए बी, ठीक है, ये सी मान लेते हैं। तो देखिए ये दिया गया है ये निकालना था, ये जब ये थीटा होता है तो ये क्या होता है पी होता है, और नीचे वाला क्या होता है बी यानी p/b यानी 10 का मान निकलेगा तो tan 60 डिग्री पर मीनार की ऊंचाई कितना है यहाँ पर ए बी p/b होता है, तो b कितना है यहाँ पर 15, ठीक है। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 AB डिवाइड 15 यानी AB बराबर हो जाएगा ऊपर नीचे क्या होगा गुना, तो 15 √3 15 √3 मीटर, ठीक है, 15 √3 मीटर यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 27 नंबर है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 3√3 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर, तो BAC का मान क्या होगा, ठीक है। इसको बनाते हैं यहाँ पर, जैसे कि ABC एक दिया गया है यहाँ पर इस तरह का है कि ABC यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर है ABC, तो यहाँ पर B कोण कितना है समकोण है, ठीक है। और यह इसके बाद AB है यहाँ पर 3√3 और यहाँ पर AC है 6 सेंटीमीटर, तो निकालने बोला गया BAC यानी ये वाला कोण, ठीक है। तो ये अगर थीटा होता है तो ये क्या होता है B होता है और ये क्या होता है H होता है, B/H यानी cos थीटा बन रहा है, तो cos थीटा, तो cos थीटा B कितना है यहाँ पर 3/3 और H कितना है यहाँ पर 6, तो 3 2 में 6, तो यहाँ पर क्या होगा √3/2 और √3/2 किसका मान होता है cos 30 डिग्री का मान, ठीक है। तो cos 30 डिग्री यानी थीटा बराबर 30 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर 28 नंबर है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिशत करता है, ठीक है। ये प्रश्न को ठीक से समझिए। जैसे अगर प्रश्न रहता कि वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कितने होते हैं, तो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं अनंत होती है, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि कितने बिंदु पर प्रतिशत करता है, तो वृत्त के तो एक बिंदु पर ही तो प्रतिशत करता है, यानी वृत्त पर कितने बिंदु पर स्पर्श प्रतिशत करता है एक बिंदु यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पर P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलते हैं कि OQ 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि एक वृत्त दिया गया है, यहाँ पर इस तरह का एक वृत्त है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि बिंदु यहाँ पर केंद्र O है और केंद्र O से बिंदु Q तक एक रेखा जा रही है, ठीक है। इसको यहाँ पर फिर से बनाते हैं, ठीक है। एक वृत्त है, यहाँ पर बिंदु O है, केंद्र O है, यहाँ पर एक रेखा जा रहा है Q और वृत्त पर स्पर्श कर रहा है P, वृत्त पर कर रहा है स्पर्श P और यहाँ पर दिया गया है त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ये क्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर और
यहाँ पर ओ क्यू दिया गया है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी क्यू निकालने बोला गया है, तो पी क्यू बराबर यहाँ पर क्या होगा, रूट अंडर यहाँ पर हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा ओ पी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर कितना होगा 144 माइनस 5 स्क्वायर यानी 25, 144 में 25 जाएगा तो 119 सेंटीमीटर, 119 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न जैसे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में पी टी तथा टी क्यू वृत्त की दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 80 डिग्री, तो पी टी क्यू बराबर क्या है, ठीक है। एक वृत्त है इस तरह का, यहाँ पर एक वृत्त है ओ केंद्र वाली, ठीक है, और यहाँ पर एक बाहर में टी है और दो स्पर्श रेखा है, यहाँ पर एक टी पी है और यहाँ पर एक टी क्यू है, ठीक है। और यहाँ पर जो पी ओ क्यू बना रहा है यहाँ पर 80 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पर निकालने बोला कि पी टी क्यू ये कोण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना था समकोण, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यानी क्या बोल रहा है यहाँ पर 90 डिग्री तो 90 प्लस यहाँ पर 80 तो 80 और यहाँ पर कितना 90 डिग्री तो प्लस 90 प्लस यहाँ पर पी टी क्यू, तो पी टी क्यू का भी क्वांटिटी दे देते, ठीक है, बराबर 360 डिग्री, ठीक है। तो 90 80 और 90 कितना हो गया यहाँ पर 260 डिग्री प्लस क्वांटिटी बराबर 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आया था यहाँ पर 260 प्लस क्वांटिटी बराबर 360 डिग्री, तो क्वांटिटी बराबर कितना हो जाए 360 माइनस 260, तो 360 माइनस 260 यानी 100 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 31 नंबर है कि 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, तो यहाँ पर पाई का मान कितना होगा 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पर 14 गुना 14 गुना थीटा कितना है यहाँ पर थीटा यहाँ पर दिया गया 60 डिवाइड 360, ठीक है। तो यहाँ पर 0 0 काट जाएगा, 6 6 36 होगा, 7 2 में 14 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 22 गुना 14 यहाँ पर बचा, ठीक है। यहाँ पर गुना करेंगे 22 और 14 को यहाँ पर गुना करेंगे कितना होगा 308, नीचे बचेगा 3, तो 308/3 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर है कि यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की परिमाप क्या होता है 2 पाई आर बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर पाई पाई कट जाएगा, यहाँ पर एक आर कट जाएगा, यानी आर बराबर कितना हो गया 2 मात्रक यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 33 नंबर, क्या है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 34 नंबर है कि आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा गलती कर दिया, यहाँ पर पाई स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर पाई होगा फिर आर स्क्वायर और एच होगा, तो उस अनुसार यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 14 गुना 14, ठीक है। तो यहाँ पर 7 2 में 14 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद गुना करेंगे यहाँ पर इसको, तो 2 2 में 4 4 88 गुना 14 होगा, ठीक है। इसको अब गुना करेंगे 88 गुना 14 हो जाएगा, गुना करने कितना होगा 1232, तो 1232 वर्ग सेंटीमीटर यानी 1232 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई L चौड़ाई b तथा ऊंचाई h है तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी L इंटू बी इंटू एच यानी एल बी एच यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर है कि यदि x 3 4 5 का माध्य 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर क्या होता है सभी संख्या का योग यानी x 3 4 प्लस 5 कितना संख्या है 1 2 3 4, तो डिवाइड 4 बराबर माध्य कितना है 5, तो सभी को जोड़ दीजिए। अब 5 4 9 9 3 12 यानी x प्लस 12 डिवाइड 4 बराबर 5, तो ऊपर नीचे गुना होगा 4 5 20 यानी x प्लस 12 बराबर 20 यानी x बराबर निकल जाएगा 8 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर है
कि वर्ग अंतराल की उच्च सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलोक को क्या कहते हैं। तो देखिए उच्च सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलोक को कहता है से प्रकार का तरंग। से प्रकार का तरंग यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगर निम्न सीमा एवं संचयी बारंबारता रहता है तो से अधिक प्रकार का तरंग होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उच्च सीमा है और संचयी बारंबारता, इसलिए से कम प्रकार का तरंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो दोनों की प्रायिकता हमेशा एक होता है, तो दोनों की प्रायिकता को जोड़ेंगे तो एक होगा, एक यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 40 नंबर कि एक साथ दो सिक्के को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता होगी। दो सिक्के उछाल रहे हैं, तो देखिए दो सिक्के जब उछाल रहे हैं यहाँ पर देखिए पहले मान लेते कि दोनों सिक्का में हेड आया, हेड दोनों सिक्का में आया। ठीक है, उसके बाद मान लेते कि दोनों सिक्का में टेल आया, फिर मान लेते कि पहले सिक्का में हेड आया, दूसरे सिक्का में टेल आया, फिर मान लेते कि पहले सिक्का में टेल आया, दूसरा सिक्का में हेड आया। यही तो चार स्थिति बन सकता है कुल मिलाकर, उत्तर नहीं आएगा। तो इसकी प्रायिकता निकालने की बोला गया कि एक हेड आने की संख्या, तो कम से कम एक हेड कितना आ रहा है, यहाँ पर भी एक आ रहा है हेड, एक तो हेड आ रहा है यहाँ पर भी एक हेड, यहाँ पर भी एक हेड, तो 3 आ रहा है। अब कुल कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 3/4। इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/4, 3/4 यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए सेट 2 का आप लोगों का 40 का 40 कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में हो गया। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल में कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।